जय। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में या इस वीडियो के सीरीज में जितने भी एमसीक्यू प्रश्न आप देख रहे हैं या जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा रहता है वो सभी प्रश्न जो हैं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब जब प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो काफी महत्वपूर्ण होगा ही। तो इसमें जितने भी प्रश्न लिए जा रहे हैं वो सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले के 2 वीडियो में हम लोग लगभग 30 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर आप वह अब तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न और वीडियो के सीरीज से 31वां प्रश्न है। तो इस प्रकार से हमारा 31वां प्रश्न यह है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े थे जिसमें प्रश्न आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका इस प्रश्न का उत्तर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक ना, इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऑप्शन ए में सिंधु सभ्यता भी दिया है। तो दोस्तों, जब आपको ऑप्शन में सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों दिया हो तो आप ज्यादा प्रेफर सिंधु घाटी सभ्यता को करिए, न कि सिंधु सभ्यता। अगर सिंधु घाटी सभ्यता न दिया हो तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को टिक कर सकते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दिया हो तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को ही टिक करिए। ठीक, तो यह प्रश्न आपको समझ में आया। अगला प्रश्न है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। मतलब कहने का प्रश्न का अर्थ यह है कि सैंधव स्थल का खुदाई हुआ, उस खुदाई में कुछ मुद्राएं, जैसे हम लोग देखते हैं ना सिक्का, सिक्का पर कई प्रकार के मुहर भी होते हैं, उसी प्रकार से उन लोगों पर भी मुहर होते थे। तो वहां से उस स्थान से जितने भी सिक्के मिले हैं, तो उन सिक्कों पर किस जानवर का, किस पशु का चित्त, उत्कीर्ण मतलब मुहर, मुहर पर चित्त होता है, मतलब मुहर मारा जाता है तो वो उखड़ता है ना, जो संरचना बनती है। जैसे आप लोग ये 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए का सिक्का देखते हैं तो सिक्का पर मुहर लगा रहता है, या उसको किसी भी प्रकार से उस पर चित्त छपा रहता है। देखते हैं ना, 4 मुंह वाला शेर होता है जो इस तरफ से होता है, आप लोग देखे होंगे। इस 1 रुपए या 2 रुपए या 5 रुपए का सिक्का सब पर होता है। तो आज के समय में ऐसा है, तो उन लोगों के समय में भी पशु का उत्कीर्ण या मुहर लगा रहता था। तो वहां पर जो सिक्के मिले उसमें किस जानवर का अधिक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है बैल। बैल का मुहर अधिक है। अन्य जानवरों का मुहर भी है, लेकिन बैल का सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बैल सही होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यानी कि देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं या पढ़ते हैं, या अन्य चीजों में भी सिंधु घाटी सभ्यता का काफी ज्यादा चर्चा होता है या काफी बखान किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये थे, ये थे, ये थे। तो आखिर हम लोग उनको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि देखिए, जीवन का जो मूल सार है, यानी कि दुनिया उसी को याद करती है जो कुछ बड़ा किया रहता है। जो कुछ नहीं करता उसे दुनिया भूल जाती है। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐसा क्या कर दिए हैं कि हम लोग मतलब 2 पीढ़ी से उनको याद ही करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, ज्यादा कुछ किए नहीं, उन लोग किए ये हैं कि उन लोगों का जो रहने का, बसने का, उन लोगों का जो नगर नियोजन है वो काफी बेहतरीन थी। यानी कि उन लोगों का जो रहन सहन शैली जिसको कहते हैं, वो काफी सुदृढ़ बेहतरीन शैली थी, ठीक ना। आज के तरह हमारे यहाँ की शैलियाँ नहीं थी। जबकि आप देखते हैं कि इतने हम लोग एडवांस युग में, एरा में पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी गांव में आप आइए तो आपको नालियाँ ढकी हुई नहीं मिलेंगी। गली आप देख लीजिए तो हालत खराब हो जाए, गली टेढ़ी मेढ़ी, काफी कचरा कूड़ा, ऐसा व्यवस्थित सुव्यवस्था है नहीं। सरकार कोशिश कर रही है लेकिन है नहीं। लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि आप देखिए, उन लोगों का जो गलियां थी, नालियां थी, नालियां उन लोगों का प्रॉपर रूप से ढका हुआ था, अन्य चीजें उन लोगों की काफी अच्छा था। तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखा रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में अपने नगर नियोजन के लिए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है
वो ऑप्शन नंबर ए के अनुसार अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि उन लोगों का नगर नियोजन काफी बेहतरीन था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। देखिए, ऐसे तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है वो 3 देशों जैसे कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। लेकिन पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा लोथल। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थान है जो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, यानी कि वो कौन सा शहर है जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। तो वो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा हड़प्पा। हड़प्पा जो शहर है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा सॉरी, हड़प्पा संस्कृति में, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होता है। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा इसमें 4 ऑप्शन में कथन है जो गलत है। आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा कि नगरों की नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी। अभी हम आगे वाले प्रश्न में बताए हैं कि उन लोगों का नगर में जो था नालियां वो काफी अच्छी थी, ढकी हुई थी। तो यह तो सही है। बी में है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। देखिए, उन लोगों का व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में है। ये कैसे पता चलता है, जैसे देखिए आज भारत है, अमेरिका है, रूस है आदि कई देश है, जैसे भारत का और उन लोगों का मतलब हम लोगों का उन लोगों से, उन लोगों का हम लोगों से व्यापार होता है। तो उस समय भी व्यापार होता था। तो क्या होता था कि मान लीजिए उस उधर के साइड के लोग इधर व्यापार किए तो उधर का मुद्रा यहाँ पे आया, यहाँ का लोग वहां से व्यापार किए तो यहाँ का मुद्रा वहां पर गया, यानी कि मुद्रा का फेरा बदल हुआ। तो खुदाई हुआ तो कई जगह यह देखा गया कि ये तो यही सेम मुद्रा सिंधु घाटी सभ्यता में मिली और यही सेम मुद्रा मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली, यानी कि यहाँ की मुद्रा वहां पर आ गई जबकि मेसोपोटामिया की अलग मुद्रा थी। यानी कि यहाँ की मुद्रा वहां पर गई, यानी कि इन लोगों में व्यापार होता होगा और इन लोगों का व्यापार काफी अच्छा था माना जाता है। तो यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी। देखिए, आप पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें हम बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ है जो कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। तो वहां से कई चीजें मिली हैं, उसमें एक मूर्ति भी मिली है और उस मूर्ति के नाभि से एक छोटा पौधा निकल रहा है जिसको वो लोग मातृ देवी मानते थे, यानी कि उसको उर्वरता की देवी कहते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है। तो उसको उर्वरता की देवी, मातृ देवी कह ही सकते हैं। तो उसको उर्वरता की, उस मूर्ति को उर्वरता की देवी कहते हैं और उसकी पूजा इसलिए की जाती थी क्योंकि वो फसल भी बोते थे। तो इनकी पूजा करें तो हमारे फसल अच्छा हो, इसीलिए उनको पूजा किया जाता था। तो ये भी सही है कि नहीं उपासना की जाती थी भाई माता देवी की। लेकिन आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा कि लोग लोहे से परिचित थे। ये बात गलत है, वो लोग अब तक लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होता है कि वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन इसमें दिया है कि थे, लेकिन असत्य पूछा है तो यही जो ऑप्शन नंबर डी है कि लोहे से परिचित थे, वास्तव में नहीं थे। तो यही एक असत्य ऑप्शन है। अगला प्रश्न हमारा यह है कि सूची ए को सूची दो से सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची ए में कुछ इस प्रकार से सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, यानी कि सीमा का लास्ट छोर बताया है और हमको सुमेलित करना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन या इस प्रकार से ए में दिया है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है, अंतिम छोर कहाँ है, तो वो है मांडा जम्मू कश्मीर में। बी है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तो वो है आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में। सी है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो ये है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और डी में सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, तो ये है सुतका गेंडोल बलूचिस्तान। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 सही होता है। और यह आपको सीरीज इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर ए में उत्तर दिख रहा हो तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलता है
कि पूछ देता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसकी संरचना कैसी है। जैसे कि आप अब तक देखते हैं कि भारत की संरचना अलग है, भारत में उपस्थित अन्य राज्यों की संरचना अलग है, या अन्य देशों की संरचना अपना अलग अलग है। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता का संरचना कैसा है। तो दोस्तों ये जो 4 आपको क्षेत्र दिख रहे हैं ना, यही 4 क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम छोर माने जाते हैं। क्योंकि किसी भी देश राज्य का संरचना बनता है तो उसका अंतिम छोर को ही लेकर बनता है। तो ये चारों मान लीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इस प्रकार से चारों मिलते हैं तो लगभग 60 से 70% तक, या 60 से 80%, 70 से 80% कह सकते हैं, त्रिभुजाकार संरचना बनाते हैं। यानी कि ये जो चारों शहर मिलते हैं तो त्रिभुजाकार संरचना बनाते हैं। इस आधार पे हम लोग कहते हैं, हालांकि पूर्ण रूप से त्रिभुजाकार नहीं, 70-80% तक त्रिभुजाकार बनाते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संरचना जो है त्रिभुजाकार होता है। ये प्रश्न आपको काफी बार मिल जाएगा देखने को, कई किताबों में, या कई बार आप टेस्ट देते होंगे तो आपको देखने को मिल जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की संरचना कैसी है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार थी। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है कि मांडा किस नदी के किनारे है। तो आपको मांडा किस नदी के किनारे स्थित है बताना है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा चेनाब, तो इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि इन सभी प्रश्नों में आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए चेनाब सही होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे बसा होता है। आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा सतलज नदी। यानी कि यह जो है स्थान सतलज नदी के किनारे बसा हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। तो अगला प्रश्न हमारा यह है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वह कहाँ पर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वह कहाँ है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा धौलावीरा। यहाँ से हमको एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः देखा गया है, खुदाई में मिला है, तो लाल और काला रंग का लेप किया गया है। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा मत आप समझ लीजिए कि एक ही बर्तन पर दोनों रंग, यानी कि कुछ बर्तन लाल मिले हैं जिस पर लेप किया गया है, और कुछ बर्तनों पर काला लेप किया गया है। तो देखिए, आपको ऑप्शन में कहीं भी काला नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर ए में लाल दिख रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए लाल सही होता है। यानी कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो लाल और काला याद रखिएगा, जिसमें से काला रंग नहीं दिया लेकिन लाल दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए के अनुसार लाल सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। यानी कि सिंधु सभ्यता जो है, जो हम लोग 3 युग बातें हैं ना, प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक का, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस युग में पड़ती है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आधे ऐतिहासिक काल में पड़ती है। अब आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों रखा गया है, और इसको प्राग ऐतिहासिक काल में क्यों नहीं रखा गया है। तो देखिए, 3 ऐतिहासिक काल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो किसी भी चीज को बांटा जाता है तो कुछ ना कुछ आधार दिया जाता है कि ना भाई हम इस आधार पे इसको अलग कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये जितनी भी प्राग ऐतिहासिक आपको इसमें दिख रहा होगा, प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल है, यह मनुष्य की लिपि के आधार पर, लिखने के आधार पर, मतलब ज्ञान के आधार पर बांटा गया है। जैसे देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में जब मनुष्य थे तो इस समय ऐसे मनुष्य हुए थे जो लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते थे। यानी कि जब मनुष्य लिखना पढ़ना आदि चीजें नहीं जानता था, तो उस सभी काल को प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया। यानी कि जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल। लेकिन जिस काल में मनुष्य धीरे धीरे पढ़ना लिखना जान रहा था और कुछ लिखा भी है, उस काल को हम लोग आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे इसे समझिए कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
तो छोटे छोटे बच्चों को आप देखिएगा ना, तो वो कुछ लिखते हैं कापी पर। आप कापी कलम दे दीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, चीन्हा खाचेंगे, गोला बनाएंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे। अब वो कुछ ना कुछ बना देंगे और आप उन लोगों का कापी लीजिएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो उसी प्रकार से आद्य ऐतिहासिक काल के मनुष्य थे। आधे ऐतिहासिक काल में मनुष्य अभी सीख रहे थे। अब सीख रहे तो ये बेचारे ऐसे लिख दिए हैं, ये मतलब पता ना का लिख दिए हैं कि आज तक उन लोगों का लिपि पढ़ा ही नहीं गया, ऐसा लिपि में लिख दिए हैं। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। आधे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब मनुष्य लिखना पढ़ना सीख रहा था, मतलब लिखा भी, लेकिन ऐसा लिख दिया कि कुछ को हावे नहीं लगता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या लिख दिया है। तो देखिए, आप लोग बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट में ऐसे देखते होंगे कि उसमें दिया रहता है कि चाबी प्लस आम एक लड़की का नाम बनेगा, बताइए। यानी कि भाव चित्रात्मक, भाव के माध्यम से आप समझिए। इस प्रकार से इन जो आधे ऐतिहासिक काल में मनुष्य थे, ऐसा इन लोगों का लिपि था। यानी कि इन लोगों का लिपि देखिएगा तो मछली का चिन्ह, कहीं गोला कहीं पाई, इस प्रकार से है। इसीलिए ये भाव को दर्शा के अपने बात को क्या कहना चाह रहे हैं, भाव से ये लोग दर्शाते थे। तो इस समय के जितने भी भाव चित्रात्मक लिखे गए हैं उसको पढ़ा नहीं गया है। तो जिसको नहीं पढ़ा गया, लिखे तो हैं लेकिन कोई नहीं पढ़ पाया है, तो आधे ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल समझ ही गए होंगे कि जिसमें मनुष्य लिखे भी हैं और उस लिपि को पढ़ा भी गया है। यानी कि जब मनुष्य लिखे हैं और उस लिपि को पढ़ा गया है, तो उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यह हमारा प्रश्न था, तो कि सिंधु सभ्यता में से किस युग में, सॉरी, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह आधे ऐतिहासिक युग में पड़ता है। और आधे ऐतिहासिक क्या होता है यह भी आपको पता चल गया, ठीक ना। अगला हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं का अवशेष मिले? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता काफी विकसित थी। प्रत्येक घर में नालियां, प्रत्येक घर में दरवाजे होते थे और प्रत्येक घर में स्नानागार एवं पानी की व्यवस्था यानी कि कुआं हुआ करता था। और इन लोगों का एक खासियत बात कि कुछ कुछ घरों में ऐसा देखने को मिला है कि मतलब पीछे दरवाजा होते थे, जिसको आपातकालीन खिड़की कहते हैं, जबकि आजकल हम लोगों के घर में नहीं होते। यानी कि कुछ, मान लीजिए घर में आग ही लग गया तो जल्दी से आदमी निकल सके, या आगे आग लग गया तो पीछे के दरवाजे से निकल सके, या पीछे आग लग गया तो आगे के दरवाजे से निकल सके। तो ये लोग इस सोच के दो दरवाजा बनाते थे, कुछ घर में मिला है। तो उसी प्रकार से है कि प्रत्येक घरों में कुआं मिला है। तो यह कहाँ मिला है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, मोहनजोदड़ो। यानी कि मोहनजोदड़ो से प्रत्येक घर में कुएं का अवशेष मिले। अब जैसा कि जानते हैं कि ये शहर पूरा ढका हुआ था, तो ऐसे ही खुदाई किया गया, कुछ मिला, आधा नहीं मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन लोगों का लिपि नहीं पढ़ा गया जा चुका है। लिपि ही नहीं पढ़ सकते, पता ना क्या लिखे। अगर लिपि पढ़ लेते हैं तो शायद पता चलता कि क्या लिखा गया है, उससे हमको इन लोगों के बारे में और जानकारी मिलता। तो कुछ है नहीं, बस मनुष्य अपना अनुमान लगा के ये पता लगाता है। तो मोहनजोदड़ो जो है, वहां पर प्रत्येक घरों में कुआं था, तो माना गया कि हाँ, इन लोग सभ्यता में अब एक दो घर में कुआं है, मतलब इस सभ्यता में कुआं है, तो सभी के यहाँ कुआं होगा ना। यानी कि मान लीजिए आपका यहाँ पर प्रत्येक घर में नल मिल रहा है, कल मिल रहा है, तो भाई अन्य जगह भी मिलते होंगे, हैं। तो इसी के आधार पर कहा गया कि नहीं, इन लोग की व्यवस्था, संस्कृति, लिपि, सभ्यता ऐसी थी। अगला हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। जो कि एक दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा सभ्यता, और राखल दास बनर्जी हैं वो मोहनजोदड़ो का खुदाई किए हैं। जो आपके दयाराम साहनी 1921 में खुदाई किए हैं, तो वही आपका ताबूत, और जहाँ पर मनुष्य को दफनाया जाता है, मृत्यु के बाद दफनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, शमशान घाट, ऐसे कुछ कहते हैं ना, शमशान घाट मिला है, ताबूत मिला है। और अभी बताया था कि उर्वरता की देवी नाभि से निकलता हुआ पौधा, मतलब ऐसा एक मूर्ति मिला है। उसी प्रकार से राखल दास बनर्जी जो हड़प्पा में खोज किए हैं, खुदाई किए हैं, आदि हड़प्पा में और भी कई चीज मिले हैं। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खुदाई किए थे, तो मोहनजोदड़ो में भी कई चीज मिले हैं, जैसे सूती के वस्त्र मिले हैं, सूती का छोटा टुकड़ा,
ठीक ना। तो माना जाता है कि उस समय कपास हुआ करता था, ये लोग कपड़ा भी पहनते थे, तभी तो मिला है। और यहाँ से आपको कई प्रकार की मूर्तियां मिलेंगी, जैसे पुजारी योगी की मूर्ति, या कांस की नृत्य करती हुई मूर्ति। मतलब कांस की एक मूर्ति है जो नृत्य कर रही है। आपको थंबनेल में जो उधर दिख रहा है, हमारे थंबनेल में जो साइड में दिख रहा है कांस की मूर्ति, वही मूर्ति मिला था। और जो वो एक और चित्र आपको दिख रहा होगा, वही आदि योगी का, मतलब पुजारी का मूर्ति है। और आपको कहीं पर देखने को मिलता होगा कि एक व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति के आगे पीछे चारों तरफ कुछ जानवर हैं, पशु हैं। तो वो जो है वो पशुओं के देवता माने जाते हैं। ये जो है राखल दास बनर्जी जो हड़प्पा का खोज किए हैं, खुदाई किए, वहां से मिला है। और हाथी का कपाल भी मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राखल दास बनर्जी हड़प्पा का जो, सॉरी हम बार बार हड़प्पा बोल रहे हैं, मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी हड़प्पा। अगर बोला गया हो राखल दास बनर्जी के सापेक्ष हड़प्पा, तो उसको आप मतलब करेक्शन कर लीजिएगा। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज किए, और जितना भी अभी हम बता रहे थे वो मोहनजोदड़ो का ही बता रहे थे, ठीक ना। और मोहनजोदड़ो के खुदाई में आपका स्नानागार मिला है, यानी कि नहाने का स्थान। अभी हम पीछे पढ़े हैं कि स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और दयाराम साहनी जो हड़प्पा का खुदाई किए हैं, तो हड़प्पा में आपका अन्नागार यानी कि धान रखने के स्थान, और राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो में स्नानागार। देखिए दोनों शब्द एक ही टाइप के लगते हैं, अन्नागार स्नानागार। तो यहाँ पे ये खुदाई की है तो अन्नागार मिला है, और एक खुदाई की है तो स्नानागार मिला है। अन्य कई चीजें भी मिले हैं। इन सबों का हम रिवीजन, या इन सबों को हम लोग अपने अगले वीडियो में जो 30 प्रश्न हल किए हैं उसमें हम बता चुके हैं ये सब। इसमें हालांकि सही है, आप लोगों का रिवीजन हो गया, जो पहली बार है वो पढ़ भी लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये जो भारतीय दो नाम जुड़ा है भारतीय लोगों का, यही जो है दो है। अगला है हमारा कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता स्थित है। देखिए रंगपुर है, वहां पर हड़प्पा की समकालीन ही सभ्यता थी। वो कौन है? अब हमको कैसे पता कि हड़प्पा के समकालीन सभ्यता है? देखिए जैसे मान लीजिए, या मान लीजिए आप जिस गांव में रहते हैं, उस गांव की जो भवन है, जो घर है, वो एक ही श्रृंखला में बनी है। यानी कि घर बनाने का भी लिपि होता है। जैसे कोई शहर में आप जाइएगा तो गुम्बद टाइप के घर बनते हैं, यानी कि प्रत्येक घर पर गुम्बद होते हैं। तो वो मानी जाती है कि वो अरब की सभ्यता, इधर की मतलब मुगलों की सभ्यता वो सब है। जो मुसलमान हमारे ऊपर आक्रमण किए हैं, तो वो लोग वो लेकर आए हैं गुम्बद वाला संरचना, अब इधर से जो ले गए हम। तो मान लीजिए कि आपके गांव में जिस प्रकार के घर है, आपके सापेक्ष जो गांव है उसमें भी उसी प्रकार के घर है, तो माना जाता है कि समकालीन है सभ्यता है, ठीक ना, समकालीन है, इसी आधार पर माना गया। तो वही है कि रंगपुर के जहाँ की जैसी सभ्यता थी, जैसे आबो हवा था, वैसा ही इसमें से कौन सा है उसमें मिलता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा सौराष्ट्र। तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में सौराष्ट्र में। ठीक, ये भी आपका सही हुआ। अगला है हमारा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो फंड करता है। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं खुदाई होता है, तो खुदाई होता है तो उसमें कई व्यक्ति लगते हैं। तो कई व्यक्ति लगते हैं तो कोई फंड देने वाला तो होगा ना, क्योंकि जो मजदूर खुदाई कर रहे हैं उन लोगों को तो भाई पैसा चाहिए। तो फंड जो थे उसका मेन जो प्रभारी थे वो थे सन जॉन मार्शल। अब याद रखिए इसको कि सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में सब खुदाई की हुआ, प्रभारी सन जॉन मार्शल थे। अब इनके नीचे जो है जितने भी स्थान के खुदाई का आप व्यक्तियों का नाम पढ़ेंगे कि हाँ यहाँ के खुदाई ये है, यहाँ के खुदाई ये कराए हैं, वो सब लोग खुदाई सन जॉन मार्शल के देख रेख में ही किए। जैसे अभी पढ़े हम लोग दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, ये सब जॉन मार्शल के ही देख रेख में यानी कि खुदाई की है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है, सन जॉन मार्शल। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर, सॉरी फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। देखिए इस प्रश्न का हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि देखिए
सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापारिक संबंध थे। कैसे पता चलता है? मुद्रा से पता चलता है, वस्तु से पता चलता है। मान लीजिए जो अमेरिका में हवाई जहाज यूज हो रही है, वो भारत किन कर लाता है, यानी कि भारत में भी वो हवाई जहाज है, लड़ाकू विमान, और अमेरिका में है, यानी कि यह पता चल रहा है कि क्या या तो वो इससे किना है, यानी कि अमेरिका भारत से किना है, या भारत अमेरिका से किना है, यही ना, कोई आपस में व्यापार किए हैं। तो उसी प्रकार से इन लोगों में व्यापारी संबंध है। तो कौन सी मुहर को पता लगाकर हमको पता चलता है? तो वो है हमारे महोदय जी बैल, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। इस प्रश्न का आप लोग सही उत्तर दे दिए होंगे, क्योंकि पहले ही हम चर्चा कर लिए थे, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सही होगा। इसका खैर ज्यादा चर्चा करने का कोई तुक नहीं बनता। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, यानी कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे किस पर विश्वास करते थे? देखिए ये जो प्रश्न है RAS RTS 1993 में पूछा गया, यानी कि ये जो जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में निश्चिंत हो जाइए कि आपका एक भी प्रश्न मिस होगा। बस आप ढंग से याद करिए, प्रश्नों को घुमाए तो उसको पकड़ने का कला सीखिए कि कैसे क्या होता है, ठीक ना। तो सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं है। कर्म कांड में उस समय तक ऐसा कुछ नहीं साक्ष्य है। यज्ञ प्रणाली में ये भी साक्ष्य नहीं है, हालांकि बाद में यज्ञ प्रणाली आया है, तो लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में ये सब नहीं था। डी में आपको दिख रहा होगा मात्र शक्ति में, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं। आपको कैसे पता? तो पता ऐसे चलता है कि वहां पर उर्वरता की देवी दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का खोज किए, खुदाई किए, वहां से मूर्ति मिली जिसके नाभि से पौधा निकल रहा था, मतलब ऐसा बना रहा था वो चित्र, मूर्ति ऐसी थी। तो माना गया कि यानी कि नाभि से पौधा निकल रहा है, यानी कि इनको उर्वरता की देवी माना जाता है। तो इसीलिए ये लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। अब भी मात्र शक्ति में विश्वास है, कहें कि अब भी कई वो हमारे गोडेस जो हैं, देवियां हैं, वो महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, सब में सब बैलेंस है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी मात्र शक्ति में सही होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? देखिए हम लोग इससे पहले देखे हैं कि लोथल जो है वो समुद्र तट पर स्थित है, नहीं था पूछा है, तो लोथल तो पहले है, बी नंबर है, ये नहीं होगा। सुरकोटदा भी समुद्र तट पर स्थित है, यह पूछा समुद्र स्थल तट पर स्थित नहीं है। और ये भी बालाकोट समुद्र तट पर स्थित है। जो आपका कोट डीजी है ये समुद्र तट पर स्थित नहीं है, यानी कि कोट डीजी जो है किसी भी प्रकार का बंदरगाह नहीं है, क्योंकि जो समुद्र तट पर स्थित होते हैं वो बंदरगाह होते हैं। तो ये तीनों समुद्र तट पर स्थित है, बंदरगाह है। कोट डीजी आपका बंदरगाह नहीं है, समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो सही होता है। तो इस प्रकार से हम लोग 50 प्रश्नों को पूरा करते हैं, यानी कि हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। और भी 50 प्रश्न लगभग 2 वीडियो या 3 वीडियो में, शायद ही 3 वीडियो जाएगा, 2 वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को और भी हल करेंगे। अगर आप इतना प्रश्न हल कर लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो मिलते हैं इससे अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,